Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do second part of the chapter legislature. In the first part we have discussed basically why do we need parliament. I hope that is completely clear to all of you. And today we are going to discuss why do we need two houses of the parliament. मतलब पार्लियामेंट की नीड है नो डाउट, बट क्या टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट है? ओके, सो लेट अस डिस्कस नाउ. द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर. जब आप पार्लियामेंट की बात करते हो तो मतलब हमारी पार्लियामेंट से क्या मतलब होता है? नेशनल लेजिस्लेचर, राइट? द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर. और जो हमारी लेजिस्लेचर का मतलब है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या कि जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, राइट? जब हम पार्लियामेंट मतलब नेशनल लेजिस्लेचर, राइट? जब हम स्टेट के लिए बात करते हैं वी आर टॉकिंग स्टेट लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज टू हाउसेस. सबको पता है ना? लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस. ओके, अब देखो क्या है, जब पार्लियामेंट इन इंडिया हैज टू हाउसेस, दो हाउसेस होते हैं. When there are two houses of the legislature, it is called a bicameral legislature. अब इन definitions को बड़े अच्छे से याद रखना है कि देखो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब टू. ओके, अब देखो क्या होता है कि जब दो हाउसेज होते हैं किसी भी लेजिस्लेचर के तो इसको क्या बोलते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर. द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा. एक देखो, एक हाउस कौन सा है आपका? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा, राइट? एंड द हाउस ऑफ द पीपल, जिसमें आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो, दैट इज द लोकसभा, यानी जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ईदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर. मतलब देखो सेंट्रल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है कि हमारी लेजिस्लेचर जो है वो कैसी है? बाइकैमरल है. लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट में भी है, स्टेट लेजिस्लेचर है. तो स्टेट में क्या पोजीशन है? स्टेट्स के पास अथॉरिटी है, स्टेट के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, या तो बाइकैमरल बनाए या यूनिकैमरल. अब देखो यूनिकैमरल का मतलब क्या होगा? जब आपने बाई का मतलब टू पढ़ा तो यूनि मतलब वन. जब मतलब जहां पर टू हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के उसको क्या बोलते हैं? बाइकैमरल, राइट? नॉट ओनली पार्लियामेंट बट स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो. जहां पर टू हाउसेज होंगे उसको बोलोगे बाइकैमरल, जहां पे वन हाउस होता है उसको बोलते हैं यूनिकैमरल. तो हमारे स्टेट्स के पास ये कहीं ना कहीं चॉइस होती है, ऑप्शन होता है कि वो या तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बना ले या फिर बाइकैमरल बना ले. ओके, जब आप आज की सिनेरियो देखते हो, प्रेजेंट का टाइम देखते हो, तो हमारे यहाँ 6 स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. अब देखो वो कौन कौन से, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, राइट? अब देखो कौन कौन से हैं स्टेट्स हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर गिवन बिलो. पहले ना ये स्टेट 7 होते थे जिसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड था, लेकिन 2019 में हम लोगों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट कर दिया यूनियन टेरिटरी में, है ना? मतलब जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट ना, हमने एक लद्दाख टेरिटरी बना दी. ओके, उसको कहीं ना कहीं डिवाइड करके. तो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर वाज आल्सो हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर. लेकिन आज जो आपके स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं जहां पर आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर मिलती है. वो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. ये वो स्टेट होते हैं है इंडिया के जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. गॉट इट? बाकी सभी में यूनिकैमरल है. सो देखो ABKMTU, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र. देखो AB के बाद M का सीक्वेंस है ना, TU. यू कैन कीप इट, यू कैन रिमेंबर इट इजीली, है ना? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. अब देखो ये वो आपके 6 स्टेट्स हैं जहां पर आपकी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे लेजिस्लेचर के 2 आपको चैम्बर्स मिलेंगे. एक कौन सा होता है जो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. आप लोग बोलते हैं ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, राइट? तो वो कौन सा होता है? लोअर चैम्बर होता है. एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कौन सा होता है? अपर चैम्बर होता है. गॉट इट? ओके, अब देखो countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation all the sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country. अब जब बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है ना, जैसे हमारी कंट्री है, बहुत बड़ा साइज है ना, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, हम प्रेफर करते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज कि वो क्या करें, कैसा होनी चाहिए हमारी लेजिस्लेचर, जहां पर 2 हाउसेज हों.
क्यों? ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, सारे के सारे सोसाइटी के सभी सेक्शंस इसमें इंक्लूड हो सके, सारे जियोग्राफिकल एरियाज को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ओके, अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज वन मोर एडवांटेज। एक और बेनिफिट होता है। एक तो देखो सिंपल बेनिफिट तो क्या है कि आपने सभी को रिप्रेजेंटेशन देना है, दैट इज द सिंपल बेनिफिट दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब एक और बेनिफिट है, वो क्या होता है? अब देखो क्या है, a bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered। देखो जब बाइकैमरल होगा तो इसका मतलब क्या है, डिसीजंस दोनों के होंगे। जैसे सपोज हमारे नेशनल लेवल पे 2 चैम्बर्स हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? डिसीजंस विल बी ऑन द कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ द चैम्बर्स, है ना। तो इसका देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, मान ले लोकसभा ने कोई लॉ बना दिया, बनाने की सोच रही है, कोई बिल लाने की सोच रही है। अब देखो क्या होगा, मान ले लोकसभा ने उसको पास कर दिया, अब राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा विल चेक इट, रिकंसीडर करेगी। उसका बेनिफिट क्या होगा, मान लिया कुछ मिस्टेक्स हैं उसमें, मान लिया कोई ऐसा पॉइंट है जो लोकसभा के मेंबर्स के माइंड में आया ही नहीं और वो स्ट्राइक हो गया राज्यसभा के मेंबर्स में, उनके माइंड में स्ट्राइक हो गया। तो इसका बेनिफिट देखो क्या होगा कि जो डिसीजंस होते हैं ना उनको रिकंसीडर कर सकते हैं, और रिकंसीडरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दैट वी कैन अमेंड आवर मिस्टेक्स, राइट। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो यही है कि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। दूसरा लार्ज बेनिफिट क्या है इसका, कि हम डिसीजंस को रिकंसीडर कर सकते हैं, और रिकंसीडरेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, उन डिसीजंस को अमेंड भी कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट होता है, देखो एक चैम्बर होता मान लिया तो वो डिसीजंस बड़े जल्दी जल्दी ले लेते, है ना, कि हमें ये लॉ बनाना है भाई, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग इट, दैट्स इट। लेकिन अगर सेकंड चैम्बर है तो उनको क्या पता है कि आपको ना हेस्टी मतलब जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू टेक इट देयर इज एनी अदर चैम्बर ऑल्सो दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट, राइट। तो ये क्या हो जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं, किसके, हमारी बाइकैमरल लेजिस्लेचर के, राइट। सो एवरी, इसका देखो क्या है, एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। क्या होता है, एक हाउस ने डिसीजन ले लिया तो दूसरे हाउस के पास जाएगा, राइट। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। मतलब एक डिसीजन आप 2 बार ट्वाइस, मतलब 2 बार आप रिवाइज कर रहे हो। देखो सपोज आपने एक बार कोई चैप्टर ही देख लो, मान लिया आपने चैप्टर एक बार स्कूल में पढ़ लिया, एक बार यहां आपने रीड कर लिया, तो इट विल बी क्लियर इन योर माइंड कंप्लीटली, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ डाउट, है ना। तो अब यही चीजें बिल के साथ भी तो है ना। कैसे कि अगर एक बार लोकसभा ने उसको रीड किया अच्छे से, लोकसभा के माइंड में कुछ चीजें अगर नहीं है तो राज्यसभा इसको रिकंसीडर कर रही है, तो अगर डिस्कस हो रही है कोई चीज डबल टाइम तो क्या हो जाता है, उसमें मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। और इससे देखो क्या इंश्योर होता है, दिस इंश्योर्स आ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। मतलब चाहे हम कितना भी सिंपल मैटर हम लोग कहीं ना कहीं उसको बिल की फॉर्म, लॉ की फॉर्म दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका डबल चेक होता है, राइट। इवन इफ वन हाउस टेक अ डिसीजन इन हेस्ट, मतलब जल्दबाजी में अगर एक हाउस ने डिसीजन ले भी लिया, दिस डिसीजन विल कम फॉर डिस्कशन इन अदर हाउस एंड रिकंसिडरेशन विल बी पॉसिबल। एक हाउस अगर कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले भी रहा है तो सेकेंड हाउस इज देयर ना फॉर इट्स रिकंसिडरेशन, राइट। और रिकंसिडरेशन होगा तो मतलब क्या होगा, देयर विल बी सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स और यू कैन से विच आर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, राइट। सो ये होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का बेनिफिट। क्या होता है बेनिफिट, कि एक तो जितने डिसीजंस हम लोगों ने लिए वो डबल चेक हो रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, राइट। मतलब एक अगर हाउस ने कोई हेस्ट में डिसीजन ले भी लिया तो क्या होगा, इट विल बी चेक्ड, इट विल बी क्रॉस चेक्ड अगेन, राइट। अगर हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट है जो एक चैम्बर के माइंड में ना आए तो सेकेंड चैम्बर विल टेल इट, राइट। मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज बनेंगी दे विल बी एरर फ्री। समझ आया, गॉट इट। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हमारी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है दैट इज बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब देखो यहां पे क्या गिवन है आपको, पूर्णिमा बनर्जी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, एन अपर हाउस कुड परफॉर्म द यूजफुल फंक्शन ऑफ बीइंग अ रिवाइजिंग बॉडी। अब देखो अपर हाउस किसको बोला है, देखो इसको ना नेम से याद रखने की कोशिश करना। वन चैम्बर इज लोकसभा। देखो लोकसभा, लोक मीन्स, लोक मतलब होता है पीपल, यानी ऐसी सभा जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, कंट्री के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो कौन सी आपकी लोकसभा। क्यों है? क्योंकि उसमें पीपल डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। अंडरस्टूड। और दूसरी देखो राज्यसभा, इसको बोला गया काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ये ऐसा चैम्बर है जिसके थ्रू स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन गेन करते हैं, स्टेट्स अपना रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं, राइट। और इसीलिए देखो क्योंकि एक लोगों की सभा है, उसको क्या बोला गया? लोअर चैम्बर, जिसमें डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है सब कुछ, राइट। क्योंकि वो लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो ग्रास रूट लेवल तक कनेक्टेड है, इसलिए उसको बोला गया लोअर चैम्बर। एक आपका अपर चैम्बर क्या हो गया? क्योंकि वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट्स क्या हो गया? बिग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट। एक जो पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉमन पीपल को, वो है आपकी लोकसभा। जो एक कंप्लीट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपकी राज्यसभा, राइट। तो अब देखो एन अपर हाउस अब कौन सा होगा? राज्यसभा। इट कैन परफॉर्म द यूजफुल फंक्शन ऑफ बीइंग अ रिवाइजिंग बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर सकती है। कैसे? रिवाइजिंग बॉडी की फॉर्म में। एंड इट्स व्यूज में काउंट बट नॉट इट्स वोट्स। इसके व्यूज काउंट हो सकते हैं बट नॉट इट्स वोट। इसके वोट्स, क्योंकि हम और आप इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते ना। Those who could not enter into the rough and tumble of active politics could advise the lower house। मतलब जो डायरेक्टली जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस, तो वो राज्यसभा की हेल्प से बड़े अच्छे डिसीजंस दे सकते हैं, राइट, लोअर हाउस को। गॉट इट? सो वी कैन से कि राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है। नाउ वी विल स्टार्ट राज्यसभा। अब देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा 2 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अब हम राज्यसभा जो अपर चैम्बर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डन? सो लेट अस स्टार्ट। ईच ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जब आप बात करते हो दोनों हाउसेज की, तो रिप्रेजेंटेशन का बेस दोनों में डिफरेंट होता है। वो कैसे? द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। और क्यों? बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्टली बॉडी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो हमने किसको इलेक्ट कर दिया? एमएलए को इलेक्ट कर दिया, है ना। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने उनको इलेक्ट कर दिया। अब वो क्या करेंगे? वो हमारे बिहाफ पे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्न इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। नाउ मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑन द अदर हैंड राज्यसभा इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, बिकॉज द पीपल whom we have elected they participate in the election of the राज्यसभा। समझ आया? हम और आप जैसे कॉमन सिटीजन्स वोट नहीं करते राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में। कौन वोट करेगा? कौन इलेक्ट करता है? उनको इलेक्ट करेंगे जिनको हमने इलेक्ट किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो कौन होते हैं? हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। गॉट इट? वी कैन इमेजिन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर। हमारे यहाँ ना 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं रिप्रेजेंटेशन के सेकेंड चैम्बर में। वो कैसे हैं? One way is to give equal representation to all the parts of the country irrespective of their size or population। एक तो क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ 2 मेथड्स हो सकते हैं। कौन कौन से मेथड? कि एक तो ना सारे के सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो, चाहे उनकी पॉपुलेशन कितनी भी है। मान लिया देखो गोवा सबसे छोटा स्टेट है, एक उत्तर प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हमने क्या कर दिया कि दोनों से इक्वल मेंबर भेज दिया राज्यसभा में। तो अब देखो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है? इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स ना, क्योंकि एक स्टेट मान लीजिए जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत कम है, आप उसको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, राइट। और इसको अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता irrespective of the state, irrespective of the size of the state, irrespective of the population of the state, तो आप इसको क्या कंसीडर करते? We may call this as symmetrical representation। अब देखो symmetrical representation क्या होता है? Symmetrical क्या होता है? Symmetrical आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में। सपोज आपने ट्राइंगल ली, ट्राइंगल के बीचों बीच आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो वो क्या होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट ट्राइंगल, है ना, जो राइट एंगल बनाती है, ऐसी ट्रायंगल की बात मैं नहीं कर रही हूं। एक सिंपल ट्रायंगल आपने बनाई, उसके बीच से आपने क्या कर दिया? एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसने उसको 2 ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया जिसमें एक राइट एंगल है। अब देखो क्या हो गया? वो फीचर आपकी कंप्लीट 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड होगी जो कंप्लीटली इक्वल है ना। मतलब आपने जब लाइन ड्रॉ की तो उसने क्या कर दिया? उस एक बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यही क्या है? इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
यानी हमने ये नहीं देखा कि स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, हमने ये नहीं देखा कि स्टेट का साइज क्या है, हमने जस्ट ये चेक किया कि क्योंकि इंडिया का स्टेट है, 28 स्टेट है, तो क्या होना चाहिए, 28 स्टेट के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, ऑन द अदर हैंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। सेकेंड मेथड क्या है कि भाई वो वाला मेथड ना एक तरीके से तो ठीक है कि आपने सभी को इक्वल कर दिया, राइट, बट सेकेंड मेथड क्या है कि जब आप ये चेक करते हो कि पॉपुलेशन कितनी है, राइट, and the second method means that regions or parts having larger population would have more representatives in the second chamber than regions having less population। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब अगर आपने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अब हम क्या चेक करेंगे कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उससे ज्यादा मेंबर्स इलेक्ट होंगे राज्यसभा में, और जिसकी पॉपुलेशन लेस है वहां से कम मेंबर्स इलेक्ट होंगे। समझ आया? अब देखो यूएसए में कैसा सिस्टम है, हमारी कंट्री में बेसिकली हमने यही वाला सिस्टम अडॉप्ट किया है क्योंकि मेंबर्स की स्ट्रेंथ अलग अलग है। जैसे हरियाणा से 5 मेंबर्स जाते हैं, पंजाब से 7 मेंबर्स जाते हैं, तो इट मींस ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव गिवन रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा। गॉट इट? अब देखो यूएसए में कैसा सिस्टम है, इन द यूएसए एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट। सीनेट क्या है, उनका अपर चैम्बर है। ओके तो उन्होंने क्या किया है, जैसे यूएसए में ना 50 स्टेट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। दिस इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, चाहे कोई बहुत बड़ा स्टेट है यूएसए का, चाहे बिल्कुल छोटा सा स्टेट है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, राइट, बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जेस्ट स्टेट्स। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे कोई कितना ही बड़ा स्टेट है उसको उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जितना एक छोटे से स्टेट को मिल रहा है, राइट। दिस सिस्टम, द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए। अब हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया ना, हमारा सिस्टम यूएसए से डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्या होता है, द नंबर ऑफ द मेंबर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको बड़े अच्छे से याद रख लेना, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, तो 4th शेड्यूल में आपको क्या गिवन है, 4th शेड्यूल में आपको गिवन है कि स्टेट से मेंबर्स कैसे जाएंगे राज्यसभा में, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने वो एक 4th शेड्यूल में वो चीजें फिक्स की हुई हैं कि हमारे मेंबर्स कैसे जाएंगे राज्यसभा में। फाइन। सो व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी। क्या होता यदि हम अमेरिकन वाला सिस्टम फॉलो करते इक्वालिटी के लिए ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, क्या होता अगर ऐसा होता तो? अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे। सपोज उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश विद द पॉपुलेशन ऑफ 1998.12 lakhs, इतने lakhs would get seats equal that of Sikkim that is having population of 6.10 lakhs। मतलब देखो इसका कितना मल्टीपल हो गया। अगर हमने यूएसए वाला सिस्टम अडॉप्ट किया होता तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि एक यूपी जैसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कई मल्टीपल टाइम है ना, और एक सिक्किम जैसा स्टेट, दोनों को क्या मिल जाता, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता। और क्या ये सही होता? नो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिपेंसी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, देखो अभी तक हम लोगों ने ना जो भी चीजें पढ़ी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी कंट्री में इंप्लीमेंट हुई है, एवरीथिंग इज हैविंग अ स्पेसिफिक लॉजिक बिहाइंड इट। और अभी तक हम स्टार्टिंग से यही चीजें रीड करते आए हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, whether it is related to fundamental rights, whether it is related to election procedure of our country, whether it is related to method of election in our country, right? और अभी वही चीज हमने कहाँ स्टडी कर ली, रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। गॉट इट? तो मतलब अगर हम ऐसा करते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के माइंड में चीजें पहले से ही थी कि अगर ऐसा सिस्टम हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होगी, दैट इज डेफिनेट, राइट। क्योंकि देखो क्या होगा, स्टेट्स विद लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन स्टेट्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन गेट। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा होना चाहिए कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, जिनकी पॉपुलेशन लेस है उनका रिप्रेजेंटेशन लेस होना चाहिए।
Thus, a more populous states like Uttar Pradesh sends 31 members to the Rajya Sabha, while a smaller and less population states like Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha. तो हमने देखो क्या किया, जैसे यूपी जैसा स्टेट है वो 31 मेंबर भेजता है, और सिक्किम क्योंकि वो छोटा सा स्टेट है तो उसके वहां से 1 मेंबर जाता है. ओके, अब देखो अब क्या चीज याद रखनी है, अब इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना. हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द चीजों के टाइम पीरियड होता है 5 years, राइट. लेकिन एक चीज याद रखना, राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है. राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता है 6 years, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 years होता है. और एक चीज और, जब हम बोलते हैं कि डिसोल्व हो गई है गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है, तो उसका मतलब हमारा मतलब कभी भी राज्यसभा से नहीं होता है. राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर. राज्यसभा ना तो कभी डिसोल्व होगी, ओके, ना उसका कोई टाइम पीरियड होता, दैट इज अ परमानेंट चैम्बर. डन. बल्कि जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, उनका टाइम पीरियड कितना होता है, दे आर इलेक्टेड फॉर 6 years. दे कैन गेट री इलेक्टेड, वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं. ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम. सभी सेम टाइम पे नहीं करते. एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली. देखो क्या सिस्टम होता है हमारी कंट्री में, आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड, और फिर इलेक्शंस इन्हीं सीट्स पर होता है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि 1/3 क्या सिस्टम होता है. हमारी कंट्री में देखो क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जब हमने फर्स्ट इलेक्शन कराए, कि हम राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे कराएंगे, कि हर 2 साल के बाद ना हम 1/3 मेंबर को रिटायर करेंगे. टेन्योर हमने रखना है 6 years. लेकिन सोचो कि अब ये स्टार्टिंग में हुआ कैसे होगा, क्योंकि 2 साल के बाद तो हमने क्या करना था, 1/3 को रिटायर करना था. 1952 में हमने इलेक्शंस कराए थे. तो अब देखो हमने एक चिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. चिट सिस्टम कैसे, कि हम लोगों ने चिट से नेम निकाले, और जिन 1/3 मेंबर के नेम निकल गए आफ्टर 2 year उनको रिटायर कर दिया गया, राइट. सेम प्रोसीजर आफ्टर 2 year, मतलब 1956. फिर क्या किया, फिर चिट सिस्टम निकाला, फिर 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया, राइट. अब जब हमने 1952 में जिन मेंबर्स को निकाला था उनकी जगह पे हमने इलेक्शन कराए, तो जब हम बात करेंगे 1958 में मेंबर्स को निकालने की, है ना, तो उन लोगों का टाइम पीरियड पूरा हो गया, राइट. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया और फिर उनके जगह पे नए मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया गया. तो इन दिस मैनर एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा कंप्लीट्स द टेन्योर ऑफ 6 years. गॉट इट. ये ऐसा होता है. ओके. दस द राज्यसभा इज नेवर फुली डिसोल्व. इसलिए राज्यसभा, मैंने बोला कि राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती है, कभी भी कोलैप्स नहीं होती है. Therefore it is called the permanent house of the parliament, और इसीलिए इसको बोला जाता है permanent house of the parliament. Keep this thing also in your mind. और देखो इस एडवांटेज, इस अरेंजमेंट का एडवांटेज क्या है, that even when the Lok Sabha is dissolved, the elections are yet to take place, the meeting of the Rajya Sabha can be called and urgent basis business can be conducted. इसका बेनिफिट क्या है, मान लिया हमारी लोकसभा डिसोल्व हो गई है, तो उस टाइम पे भी हम राज्यसभा को बुला सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक मीटिंग्स हम लोग करवा सकते हैं. ओके. अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स. हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 12 मेंबर को, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे. नॉमिनेट मतलब वो इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है. ओके. The president nominates these members. The nomination are made from among those persons who have made their mark in the field of literature, science, art and social services. अब जो लोग जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है अपने फील्ड में, जैसे लिटरेचर के एरिया में कर दिया, साइंस में कर दिया, आर्ट में कर दिया, सोशल सर्विसेज में कर दिया, तो उनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकते हैं एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. Okay, so this is the structure of Rajya Sabha in our country. Fine. I hope Rajya Sabha is completely clear to all of you. Okay. कैसे हमारी कंट्री में हर 2 year के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं. This is also completely clear to all of you. If you are having any kind of doubt and query, you can ask your doubts in comment section. Okay. Next part we will start in next video. Till then, keep learning, keep revising, stay connected. Thank you. Thanks a lot.